मैं 10 साल की उम्र में अपने पिता के पास रहने चली गई और मैं उस क्षेत्र में किसी को नहीं जानती थी सिवाय उस परिवार के जिससे मेरे पिता की दोस्ती थी। एक अकेली माँ और उसके 3 बच्चे। सौभाग्य से वहां मुझसे 2 साल बड़ी एक लड़की थी। जब मैं उससे मिला तब वह 12 साल की थी और हम कुछ वर्षों में एक दूसरे को थोड़ा जानने लगे। हम बहुत करीब नहीं थे लेकिन हमारे दोस्त वहीं थे। एक रात मेरे दोस्त रॉब उसके और उसके छोटे भाई के साथ घूम रहे थे। वे घर में अकेले थे क्योंकि मेरे दोस्त की माँ काम पर थी। उसकी माँ अपने काम के माध्यम से एक महिला की मदद कर रही थी और उसे अच्छी तरह जान गई थी। उसने पता लगाया कि उस महिला की बहन मानसिक संस्थान में थी और हाल ही में उसे रिहा कर दिया गया था। जिस रात रोब मेरे दोस्त के साथ समय बिता रहा था उन्हें दरवाजे पर खटखटाहट हुई। मेरे दोस्त ने सोचा कि वह उनकी माँ ही है क्योंकि वह एक विशेष तरीके से खटखटाती हैं जब अंदर आती हैं, और उसने बिना सोचे समझे दरवाजा खोल दिया। रोब को वहां नहीं होना चाहिए था और वह खिड़की के रास्ते से अपने घर की ओर चला गया। उसने इसके बारे में दोबारा नहीं सोचा। वह उसकी माँ नहीं थी, ये उस महिला की बहन थी जिसकी उसकी माँ मदद कर रही थी, और उसने अपनी बहन से बात करके पता लगाया कि उसका परिवार कहाँ रहता है और उसकी माँ का काम का शेड्यूल क्या है। वह अंदर आ गई। यहाँ पर मैं विवरण नहीं जानता और मुझे खुशी है कि मैं नहीं जानता। मेरे दोस्त का छोटा भाई पुलिस को बुलाने के लिए पड़ोसी के घर चला गया। उस महिला ने क्रिसमस के 1 हफ्ते पहले मेरी दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी। उसका सिर काट दिया और उसके शरीर को एक बाथटब में नग्न छोड़ दिया। उसने उसका सिर भी छिपा दिया। उन्हें उपहारों के बीच देखना पड़ा और मुझे नहीं पता कि उन्हें यह कहाँ मिला, लेकिन उन्होंने इसे ढूंढ लिया। मुझे उसके अंतिम संस्कार में जाने की अनुमति नहीं थी। ये मेरी पत्नी की दादी के साथ लगभग 15 साल पहले हुआ था, जब हम अभी भी डेटिंग कर रहे थे। उनके पति का 1 साल पहले ही निधन हुआ था, लेकिन वो लाइब्रेरी जाती थीं और वहां स्वयं सेवा करती थीं। ये व्यायाम और समाजीकरण था। ये सर्दियों में हुआ था, इसलिए जब वह वापस जा रही थी तब अंधेरा हो रहा था। लाइब्रेरी शाम 5 बजे बंद हुई और सभी के जाने से पहले कुछ अतिरिक्त काम करना था, और इस विशेष रात को उसने दूसरी स्वयंसेवक की सवारी का प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि उसे अपनी फिटनेस बनाए रखनी थी। घर लगभग 1 मील दूर है जो दक्षिण टेक्सास के हल्के जंगली क्षेत्र से होकर जाता है, और जब वह लगभग आधा रास्ता पहुंच चुकी होती है वह देखती है कि कोई उसके पीछे है। वह उसी दिशा में चल रहा है और उस पर तेजी से आ रहा है, जो स्वयं में कोई विशेष बात नहीं है। वह बुजुर्ग है और इसलिए विशेष रूप से तेज नहीं हो सकती, लेकिन इस मामले में वह व्यक्ति कुछ धुंधला सा भयावह लगता है। वे चलते रहते हैं। जल्दी ही वह उसके ठीक पीछे आ जाता है। फिर वह उसकी चाल के साथ चलने लगता है, बस उसके पीछे रहता है। अब उसे कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन वह लगभग घर पहुंच चुकी है। वह देख सकती है कि उसके ड्राइवे का ऊपरी हिस्सा करीब आ रहा है, और वह अपनी लाइट्स जलाए रखती है ताकि ऐसा लगे कि कोई घर पर है जब वह अंदर जा रही हो। उसे बस और 150 गज, फिर 100 गज तय करने हैं पूरे समय। उसने कहा कि वह इतना करीब था कि वह उसकी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर सकती थी। शायद 50 गज के आसपास ये होता है। एक मजबूत हाथ उसके कंधे पर। ठीक है कुतिया, पीछे मत देखो और अपना पर्स दे दो, वरना मैं तुम्हें काट दूंगा। वह 1 सेकंड के लिए रुकती है, फिर एक बड़ा कदम आगे बढ़ाती है, मुड़ती है और अपनी पर्स में रखी 30-38 गन से आदमी की गर्दन में गोली मार देती है। उस आदमी ने अगले 5 साल जेल अस्पताल में बिताए, इससे पहले कि वह जटिलताओं के कारण मर जाए। मेरी पत्नी की दादी का पिछले साल निधन हो गया, लेकिन अंत तक उन्होंने यह अफसोस किया कि उन्होंने ट्रिगर जल्दी दबा दिया। जब मैं छोटा था, शायद 8 से 11 साल के बीच, मेरी बहन जो मुझसे 7 साल बड़ी है मेरी देखभाल करती थी जब मेरे माता पिता बाहर होते थे। उस समय वह बहुत धूम्रपान करती थी और मेरे माता पिता उससे बाहर धूम्रपान करने को कहते थे, तो मैं उसके पीछे बाहर जाता, खेलता और उसे परेशान करता। एक दिन मेरी बहन ने ड्राइववे के अंत में सड़क पर खड़ी एक गाड़ी देखी। ये एक सफेद एसयूवी है जिसके ऊपर बाइक रैक है। इसकी खिड़कियां इतनी गहरे रंग की हैं जितनी मैंने कभी नहीं देखी। आप साइड से अंदर नहीं देख सकते थे। ये वहां बैठी रही जब तक वह अंदर नहीं चली गई। फिर सड़क के अंत तक जाकर चर्च पार्किंग में बैठ जाती और इंतजार करती जब तक वह फिर से धूम्रपान के लिए बाहर नहीं आती, और यह दोहराता रहता। अजीब था, लेकिन मेरी बहन एक बहादुर महिला थी और उसने इसे अनदेखा कर दिया। ऐसा तब तक हुआ जब तक अगले दिन मेरे माता पिता फिर बाहर गए और वह फिर से दिखाई दी। ये ड्राइववे के अंत में बैठा रहता और बस देखता रहता। मुझे नहीं पता ड्राइवर क्या कर रहा था, लेकिन वह मेरी बहन को देख रहा था। मैं जानता हूं क्योंकि अगर मैं बाहर नहीं जाता तो मैं सामने की खिड़की से देखता और वह बस वहीं बैठकर मेरी बहन को देखता रहता। उसने मेरे पिता को बताया, जो उस समय शेरिफ के डिप्टी थे, और उन्होंने पुलिस को फोन किया और शिकायत दर्ज कराई। वे आए, इधर उधर देखा, लेकिन एसयूवी कहीं नहीं दिखी। महीने बीत गए और कुछ नहीं। फिर एक दिन जब यह सब शुरू हुए, लगभग 9 महीने हो गए थे, और पिछले बार देखे जाने के 4 महीने बाद यह फिर वापस आ गया। ये एक नियमित घटना बन गई। एक दिन, एक और दिन, मेरी बहन बाहर अपने गंदे आदत में लगी थी
और यकीनन वो आ गया। इस बार हम हमेशा की तरह अकेले थे और उसने तय किया कि अब उसे सहन नहीं होगा। उसने मुझे कारपोर्ट में रुकने के लिए कहा और कहा कि वह उन्हें सामना करने जा रही है। वह एसयूवी की ओर चलने लगी और ड्राइवे के आधे रास्ते में उसने बाद में हमसे कहा, मुझे पूरी तरह से डर महसूस हुआ, जैसे मुझे पता था अगर मैं और आगे गई तो मैं मर जाऊंगी। मैं पूरी तरह डर से आक्रांत था। वह मुड़ी और अंदर चली गई। आखिरकार परिवार की कार किसी समस्या के कारण मरम्मत की दुकान में थी, इसलिए हम सभी रात के लिए घर में फंस गए थे। जब मेरे माता पिता घर पर थे, मेरी बहन बाहर धूम्रपान करने गई। मैं उसके साथ बाहर जाता हूँ और आखिरकार एसयूवी वहाँ आ जाती है। वो मुझसे कहती है कि अंदर जाकर मेरे पिता को बताऊं, और मैं ऐसा करता हूँ। मेरे पिता तुरंत अपनी बंदूक ले लेते हैं और ड्राइववे पर तेजी से चलते हुए एसयूवी की दिशा में जाते हैं, लेकिन बंदूक उस पर तानी नहीं होती। एसयूवी सड़कों पर तेजी से भगाती हुई पास के बड़े राजमार्ग पर निकल जाती है। मेरे पिता, जो कि एक पुलिसकर्मी हैं, ने साल और मॉडल और विशिष्ट विशेषताएं नोट कर ली। सबसे डरावनी बात यह थी कि नंबर प्लेट पर डक्ट टेप लगा हुआ था। हमने उसे फिर कभी नहीं देखा। मैं सिर्फ 4 या 5 साल का था और मेरे माता पिता का हाल ही में अलगाव हुआ था। मेरी माँ एक 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रह रही थी। मेरे पास अपना कमरा था, लेकिन जब भी मैं उनके साथ रहता मैं उनके बिस्तर में सोना पसंद करता था। हमारे 2 बेडरूम हॉलवे के अंत में एक दूसरे के आमने सामने थे। हमारा अपार्टमेंट पहली मंजिल पर था और मुझे याद है कि यह गर्मियों के बीच का समय था और मेरी माँ के कमरे में एक खिड़की खुली हुई थी जो सिरहाने के ऊपर बिस्तर के ठीक पीछे थी। खैर, मैं आधी रात को जाग गया और मुझे याद है कि मैंने बैठकर देखा कि हमारी बिल्ली मेरी माँ के कमरे के दरवाजे की चौखट में बैठी थी। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा, उनका दरवाजा खुला था और आप आंशिक रूप से मेरे बेडरूम में देख सकते थे। यह अजीब था क्योंकि आमतौर पर हमारी बिल्ली हमेशा हमारे साथ बिस्तर पर होती थी। जब मैं उसे देख रहा था, वह मेरे बेडरूम में चला गया और म्याऊं की आवाज की। मैंने अपनी माँ की ओर मुद्द कर देखा और उन्हें जगा दिया। 3 या 4 सेकंड में मुझे उसे जगाने और मुझसे पूछने में लगे कि क्या गलत है। हमने दोनों ने दरवाजे के पास देखा और वहां एक आदमी खड़ा था जो मेरे खुले दरवाजे से बाहर निकल रहा था। मैं आज तक नहीं जानता कि उसने यह इतनी जल्दी कैसे किया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे उठाया और सचमुच खिड़की से बाहर फेंक दिया। वह जल्दी से पीछा की और हम मदद के लिए चिल्लाने लगे और किसी ने 911 पर फोन किया। पुलिस आई, लेकिन उन्हें जबरदस्ती प्रवेश के कोई निशान नहीं मिले, केवल यह कि हमारा मुख्य दरवाजा खुला था, जिससे उन्हें विश्वास हुआ कि वह आदमी उसी रास्ते से बाहर निकला होगा। अजीब बात यह थी कि मेरी माँ कसम खा रही थी कि उस रात उसने दरवाजे को डेडबोल्ट और चेन लॉक से बंद कर दिया था। लगभग 1 हफ्ते बाद वह रसोई की सफाई कर रही थी और हमारे पानी के हीटर की अलमारी खोली। उसमें एक नोटबुक मिली जिसमें नाम और चित्र थे, साथ ही दस्ताने की एक जोड़ी और कुछ गम के रैपर थे। पुलिस को फिर से बुलाया गया, लेकिन वे केवल अनुमान लगा सकते थे कि वह आदमी हमारे घर में था और तब तक छिपा रहा जब तक हम सो नहीं गए। एक दिन जब मैं कपड़े धो रहा था, मेरे बेसमेंट में एक लाइट फ्यूज हो गई। मेरे बेसमेंट का सेटअप ऐसा है कि लॉन्ड्री रूम को एक दीवार और दरवाजे से बेसमेंट के दूसरे हिस्से से अलग किया गया है। ऊपर जाने के लिए आपको लॉन्ड्री रूम से बाहर निकलकर बेसमेंट के दूसरे हिस्से से होकर जाना पड़ता है। तो दूसरी तरफ की लाइट फ्यूज हो गई, ना कि कपड़े धोने वाले कमरे की, क्योंकि वह उस तरफ की अकेली लाइट थी। वहां काफी अंधेरा हो गया था। मैंने कपड़े धोने का काम पूरा किया, जबकि अंधेरे तहखाने से गुजरने का डर बना हुआ था। मैं लॉन्ड्री रूम से बाहर निकलता हूँ, बेसमेंट के आधे रास्ते तक पहुंचता हूँ और मुझे एक जोरदार कर्कश हंसी सुनाई देती है। वो ध्वनि सोचो जो लोग चुड़ैल की नकल करते समय निकालते हैं, उसे लो और सोचो कि चुड़ैल 50 साल से धूम्रपान कर रही थी, जिससे उसकी आवाज और अधिक गहरी और कर्कश हो गई थी। यही मैंने सुना, बिल्कुल साफ, ठीक मेरे पीछे। मैंने बिना देरी किए सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। मैं तब तक इंतजार करता रहा जब तक मेरे पिता घर नहीं आ गए, और फिर बल्ब बदला। मैंने तब से वह कर्कश हंसी नहीं सुनी है और मैंने घर में किसी को इसके बारे में नहीं बताया है।